जब घर में प्रेम की नींव हिल जाती है तो पत्थर के महल भी धूल में मिल जाते हैं। राजेश्वरी देवी की आंखें उस दिन सूर्यास्त की तरह लाल हो गई थीं। 72 साल की उम्र में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे अपने ही बेटों को अदालत के कटघरे में एक दूसरे के खिलाफ खड़े देखेंगी। उनके हाथों में अपने पति स्वर्गीय राम प्रकाश जी की तस्वीर कांप रही थी, जैसे वे भी इस दृश्य को देखकर बेचैन हो गए हों। वह तस्वीर देखते हुए बुदबुदाईं, हे भगवान, आपने मुझसे यह क्या करवा दिया। जिन बच्चों को मैंने एक ही कोख से जन्म दिया, आज वही एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। यह कहानी दिल्ली के करोल बाग इलाके के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। स्वर्गीय राम प्रकाश जी रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर थे। वे हमेशा कहते थे, मेरे बेटे ही मेरी असली संपत्ति है। उनके 3 बेटे थे, अमित 35 साल, सुमित 32 साल और विकास 28 साल। अमित सबसे बड़ा था और पढ़ने में तेज था। छोटी उम्र से ही वह घर की जिम्मेदारी समझता था। जब वह 8 साल का था, एक दिन स्कूल से घर आकर बोला था, मम्मी, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको और पापा को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। राजेश्वरी ने प्यार से उसका सिर सहलाया था और कहा, बेटा, पहले अच्छा इंसान बन, पैसा अपने आप आ जाएगा। सुमित थोड़ा शरारती था, लेकिन बहुत चतुर भी। गणित में वह सबसे तेज था और छोटी उम्र से ही उसे कंप्यूटर का शौक था। वह हमेशा कहता, पापा, मैं इंजीनियर बनूंगा और बड़ी कंपनी में काम करूंगा। स्वर्गीय राम प्रकाश जी मुस्कुराकर कहते, हां बेटा, लेकिन याद रखना, सफलता सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। विकास सबसे छोटा और सबका लाडला था। वह अक्सर मां के साथ रसोई में रहता और उसकी बातें सुनकर सब हंस देते थे। वह कहता, मम्मी, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। राजेश्वरी उसे गले लगाकर कहती, अच्छा मेरे राजा, तो तेरी शादी भी यहीं हो जाएगी। उन दिनों घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। शाम को तीनों भाई मिलकर क्रिकेट खेलते थे। अमित बल्लेबाजी करता, सुमित गेंदबाजी करता और विकास विकेट कीपिंग करता था। रात के खाने के समय सब एक साथ बैठते और स्वर्गीय राम प्रकाश जी कहानियां सुनाते। वह कहते, एक बार की बात है, 3 भाई थे। वे बहुत प्रेम से रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। तीनों ने आसानी से तोड़ दी। फिर पिता ने 3 लकड़ियों का गट्ठर दिया और कहा, अब इसे तोड़ो। कोई नहीं तोड़ सका। वह समझाते, समझे बेटे, अकेली लकड़ी कमजोर होती है, लेकिन साथ में मजबूत। तुम तीनों भी हमेशा साथ रहना। तीनों भाई एक साथ बोलते, हां पापा। बचपन की यादें वह खुशबू हैं जो जीवन भर दिल में बसी रहती हैं। दिवाली के समय तीनों भाई मिलकर घर की सफाई करते, होली में एक दूसरे को रंग लगाकर खुश होते और रक्षाबंधन पर राजेश्वरी तीनों के माथे पर टीका लगाकर कहती, हे भगवान, इन तीनों को हमेशा एक साथ खुश रखना। वह दिन कितने सुंदर थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन यही भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। समय बीतता गया। अमित ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी पाली। सुमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी कर ली। विकास ने बीए किया और बैंक में क्लर्क बन गया। सभी की शादी हो गई। अमित की पत्नी सुनीता एक शिक्षिका थी। सुमित की पत्नी प्रिया एक डॉक्टर थी। विकास की पत्नी संध्या घर संभालती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। तीनों भाई अपनी अपनी कमाई से घर में योगदान देते थे। स्वर्गीय राम प्रकाश जी खुश थे कि उनके सभी बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। एक दिन सुमित ने कहा, पापा, अब मैं अलग फ्लैट लेने की सोच रहा हूं। प्रिया को भी अपना घर चाहिए। स्वर्गीय राम प्रकाश जी का चेहरा उतर गया। क्यों बेटे, यहां क्या तकलीफ है? सुमित बोला, कोई तकलीफ नहीं पापा, बस आजकल सभी अलग रहते हैं। अमित तुरंत बोला, अरे सुमित, तू कहां जा रहा है? हम सब साथ में रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन प्रिया की राय अलग थी। उसने कहा, देखिए पापा जी, मैं डॉक्टर हूं, मेरे मरीज रात को भी आते हैं, यहां सबको परेशानी होती है। उस रात स्वर्गीय राम प्रकाश जी ने राजेश्वरी से कहा, लगता है हमारे बेटे हमसे दूर जा रहे हैं। राजेश्वरी ने समझाया, अरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं राजेश्वरी, मुझे डर लग रहा है।
पैसा इंसान को बदल देता है। जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगती है तो रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। 2019 में स्वर्गीय राम प्रकाश जी को हार्ट अटैक आया। रात के समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तीनों बेटे अस्पताल पहुंचे लेकिन देर हो चुकी थी। अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारी मां का ख्याल रखना और हां, हमेशा साथ रहना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। तीनों ने आंसू भरी आंखों से हामी भरी थी। शुरू के कुछ महीने सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले स्वर्गीय राम प्रकाश जी सबको एक साथ बांध कर रखते थे, अब वह कड़ी टूट गई थी। घर के निर्णय लेने में झगड़े होने लगे। अमित, घर की छत से पानी टपक रहा है, इसकी मरम्मत करानी चाहिए। सुमित, ठीक है, लेकिन पैसे कौन देगा? विकास, हम तीनों मिलकर देंगे ना। सुमित, मैं इस साल बहुत खर्च कर चुका हूं, प्रिया के भाई की शादी में भी पैसे गए हैं। अमित, तो क्या मैं अकेला दूं? राजेश्वरी परेशान होकर कहती, अरे बच्चों, आपस में क्यों लड़ रहे हो? छत तो ठीक करानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे बहुओं के भी अलग अलग विचार आने लगे। सुनीता, अमित की पत्नी, देखो अमित, अब तुम घर के मुखिया हो, तुम्हें सब कुछ संभालना चाहिए, लेकिन सारा खर्च अकेले क्यों उठाना? प्रिया, सुमित की पत्नी, सुमित, तुम सबसे ज्यादा कमाते हो, इसका मतलब यह नहीं कि सारी जिम्मेदारी तुम पर ही डाल दी जाए। संध्या, विकास की पत्नी, विकास, तुम्हारे भाई तो अलग होना चाहते हैं, हमारा क्या होगा? मम्मी जी अकेली रह जाएंगी। जब घर में अलग अलग सोच आने लगती है तो एकता की नींव हिलने लगती है। एक दिन अक्टूबर 2020 में तीनों भाई शाम को घर के बाहरी हिस्से में बैठकर बात कर रहे थे। अचानक अमित ने कहा, भाइयों, अब हमें संपत्ति के बारे में सोचना चाहिए। पापा जी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। सुमित, हां भैया, ये ठीक कह रहे हो, आजकल सभी परिवारों में यह होता है। विकास, लेकिन भैया, अभी इसकी क्या जरूरत है? मम्मी जी यही हैं, हम भी यही हैं। अमित, विकास, तू अभी छोटा है, तू नहीं समझेगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो सबको अपने अपने हिस्से की जरूरत पड़ेगी। सुमित, और फिर कानूनी रूप से भी हमारा हक बनता है। हिंदू कानून के अनुसार तीनों भाइयों का बराबर हक है। राजेश्वरी ने खिड़की से यह बातचीत सुनी थी। उनके दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। वे रसोई में जाकर रोने लगी। उन्होंने अपने पति की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो बच्चे ठीक थे, अचानक ये बंटवारे की बात क्यों सूझी? अगले दिन अमित ने मां से बात की। अमित, मम्मी, हमने सोचा है कि संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। राजेश्वरी, क्यों बेटे, यहां कोई तकलीफ है क्या? अमित, नहीं मम्मी, तकलीफ की बात नहीं है, बस सभी चीजें साफ साफ हो जानी चाहिए। राजेश्वरी, बेटे, ये घर तो हम सबका है, मैं जब तक जिंदा हूं यहीं रहूंगी, तुम सब भी यहीं रहो। सुमित, मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, बस पेपरों में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। विकास, मम्मी, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही रहूंगा। अमित, विकास, तू नादान है, आज नहीं तो कल तुझे भी जरूरत पड़ेगी। जब घर में कानून की भाषा आने लगती है तो प्रेम की भाषा गूंगी हो जाती है। नवंबर 2020 में दिवाली का समय था। त्योहार की खरीदारी को लेकर पहला बड़ा झगड़ा हुआ। राजेश्वरी, बच्चों, दिवाली आ रही है, घर में कुछ नया सामान लाना चाहिए। अमित, ठीक है मम्मी, क्या लेना है? राजेश्वरी, सोफा सेट पुराना हो गया है, एक नया ले आते हैं। सुमित, मम्मी, सोफा सेट तो 80,000 का आएगा, इतना पैसा कौन देगा? अमित, हम तीनों मिलकर देंगे, 30-30 हजार करके। प्रिया, सुमित की पत्नी, रुको रुको, ये सोफा तो यहीं रखा जाएगा, अगर कल को घर बंट जाए तो ये किसके हिस्से में आएगा? सुनीता, अमित की पत्नी, अरे वाह, मतलब हम पैसे दें और बाद में झगड़ा हो? राजेश्वरी परेशान होकर, अरे ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो, घर अभी बंटा कहां है? विकास, मम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं अकेला ही ले दूंगा सोफा सेट। सुमित, नहीं विकास, ये ठीक नहीं है, या तो सब मिलकर लें या कोई न ले। बात इतनी बढ़ी कि आवाजें तेज हो गईं। अमित,
चिल्लाकर। तुम लोग इतना क्यों सोचते हो? एक सोफा सेट के लिए इतना हंगामा? सुमित, भैया आप भी तो वही कर रहे हो, हर छोटी चीज का हिसाब रखते हो। प्रिया, देखिए, अगर घर का बंटवारा होना है तो पहले वो हो जाने दो, फिर हर कोई अपने हिस्से में जो चाहे करे। सुनीता, ये बात तो ठीक है, पहले साफ साफ हो जाना चाहिए कि किसका क्या है। राजेश्वरी रोते हुए, मेरे बच्चे, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? ये घर तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से बनाया था। विकास मां को सहारा देते हुए, मम्मी आप रोइए मत, ये लोग पागल हो गए हैं। अमित, कौन पागल है? हम सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। उस रात राजेश्वरी को नींद नहीं आई। वे बार बार उठकर पानी पीती रहीं। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। वे अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर बड़बड़ाने लगी। आपने कहा था ना, तीनों हमेशा साथ रहेंगे। देखिए, अभी से झगड़े शुरू हो गए हैं। मैं क्या करूं? कैसे इन्हें समझाऊं? मां का दिल जब टूटता है तो उसकी आवाज सिर्फ भगवान सुनते हैं। दिसंबर 2020 में अमित ने अपने एक दोस्त से सलाह ली जो वकील था। वकील राजेश कुमार, देखो अमित, तुम्हारे पिताजी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार तीनों भाइयों का बराबर हक है। अमित, मतलब घर और दुकान दोनों में? वकील, हां, और तुम्हारी मां का भी हक बनता है, लेकिन अगर वे चाहें तो अपना हिस्सा बेटों को दे सकती हैं। अमित, अगर कोई भाई बंटवारा ना चाहे तो? वकील, तो अदालत जाना पड़ेगा, कोर्ट में पार्टीशन सूट डालना पड़ेगा। जब सुमित को पता चला कि अमित वकील से मिल रहा है तो वह भी चौकन्ना हो गया। उसने भी अपने कॉलेज के दोस्त से बात की जो लीगल एडवाइजर था। दोस्त अजय, सुमित, यह मामला अदालत तक जा सकता है, तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। सुमित, लेकिन अजय, मैं चाहता हूं कि आपस में ही सुलझ जाए। अजय, देख, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में भावना काम नहीं आती, कानून का सहारा लेना पड़ता है। विकास सबसे ज्यादा परेशान था। वह न तो घर बेचना चाहता था और न ही मां को परेशान करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी संध्या से कहा, विकास, संध्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, भैया लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? संध्या, विकास, शायद उनकी मजबूरी हो। सुमित भैया कह रहे थे कि उन्हें अपना घर लेना है। विकास, लेकिन मम्मी का क्या होगा? अगर घर बिक जाए तो वे कहां जाएंगी? संध्या, उनका भी तो हिस्सा मिलेगा, वे चाहें तो कहीं भी अपना घर ले सकती हैं। विकास, नहीं संध्या, मम्मी इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, यहां पापा की याद जुड़ी है। जब परिवार बिखरने लगता है तो हर रिश्ता अपनी अपनी मजबूरी गिनाने लगता है। मुख्य संपत्ति वेन, दिल्ली में 3 मंजिला मकान, करीब 2 करोड़ की कीमत, 2 गुड़गांव में दुकान, करीब 50 लाख की कीमत, तीसरे बैंक में एफडी, करीब 15 लाख 4, सोना चांदी करीब 5 लाख, कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए। अगर तीनों भाइयों में बराबर बंटवारा हो तो हर एक को करीब 90 लाख रुपए मिलना था। लेकिन मुख्य सवाल यह था कि मकान को बेचा जाए या न बेचा जाए। जनवरी 2021 में राजेश्वरी ने कहा कि सभी मिलकर एक बैठक करते हैं और सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। बैठक में मौजूद लोग राजेश्वरी अमित और सुनीता सुमित और प्रिया विकास और संध्या राजेश्वरी की बात। बच्चों, मैंने तुम सभी को बुलाया है ताकि हम आपस में बात कर सकें। तुम्हारे पापा जी चाहते थे कि तुम सभी हमेशा साथ रहो, लेकिन अगर तुम सभी की खुशी इसी में है कि संपत्ति बांट ली जाए तो मैं राजी हूं। अमित का जवाब, मम्मी, बात यह नहीं है, हम सब साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो हम अपना हिस्सा बेच सकें, और फिर हमारे बच्चों के लिए भी तो सोचना पड़ेगा। सुमित की दलील, मम्मी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा कमाता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ जाए। प्रिया डॉक्टर है, हमारा अपना क्लिनिक खोलने का प्लान है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। प्रिया का समर्थन, मम्मी जी, हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी भी कुछ योजनाएं हैं और फिर कानूनी तौर पर हमारा भी हक बनता है। विकास की परेशानी, भैया लोग, आप सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मम्मी का क्या होगा? अगर घर बिक गया तो वे कहां जाएंगी? सुनीता अमित की पत्नी, देखो विकास, मम्मी जी को भी अपना हिस्सा मिलेगा, वे चाहें तो अपना अलग फ्लैट ले सकती हैं या फिर हमारे साथ रह सकती हैं। संध्या,
विकास की पत्नी। लेकिन मम्मी जी की उम्र में नई जगह जाना कितना मुश्किल होगा। यहां उनकी सारी यादें जुड़ी हैं। बैठक में माहौल गर्म होने लगा। अमित जोर से, देखो, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूं। मैंने हमेशा सभी की जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई, शादी, विवाह के लिए पैसे चाहिए। सुमित, भैया, सिर्फ आपके ही बच्चे हैं क्या? मेरे भी बच्चे हैं और मैं आपसे कम कमाता नहीं हूं। अमित गुस्से से, कमाई का तो तुम हमेशा राग हलापते रहते हो, लेकिन घर का खर्च कौन उठाता है? मम्मी की दवाइयों का पैसा कौन देता है? प्रिया बीच में, अमित भैया, यह बात सही नहीं है। हम भी अपना हिस्सा देते हैं। सुनीता तेज आवाज में, कब देते हो? पिछले महीने जब मम्मी जी का चेकअप कराना था तो किसने पैसे दिए थे? राजेश्वरी रोते हुए, बस करो, मेरे सामने एक दूसरे से मत लड़ो, मैं ये सब नहीं सुन सकती। विकास मां को सहारा देते हुए, देख लिया ना, मम्मी को कितना दुख हो रहा है, ये सब बंद करो। अमित ठंडे स्वर में, विकास, तू इमोशनल बातें मत कर, ये प्रैक्टिकल जमाना है। आज नहीं तो कल ये सब करना ही पड़ेगा। बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सभी अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। राजेश्वरी ने आखिर में कहा, तुम सब जो चाहते हो वो करो, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपस में प्रेम बना रहे। लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिकता लगी। हकीकत में रिश्तों में दरार गहरी होती जा रही थी। आखिर जब पैसे की बात आती है तो रिश्तों की भाषा बदल जाती है। 1 महीने बाद फिर से बैठक हुई। इस बार माहौल और भी तनावपूर्ण था। अमित, मैंने सोचा है हम घर को बेच देते हैं और पैसे बांट लेते हैं, फिर हर कोई अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है। राजेश्वरी, नहीं बेटे, ये घर नहीं बिकेगा। यहां तुम्हारे पापा की आत्मा बसती है, यहीं तुम सबका बचपन बीता है। सुमित, मम्मी, आप इमोशनल हो रही हैं। घर तो ईंट पत्थर है, असली बात यह है कि हम सब खुश रहें। प्रिया का सुझाव, एक बात है मम्मी जी, हम घर को किराए पर दे देते हैं और किराए के पैसे बांट लेते हैं, इससे घर भी नहीं बिकेगा। विकास, नहीं, मम्मी यहीं रहेंगी, मैं भी यहीं रहूंगा। अगर आप लोगों को अपना हिस्सा चाहिए तो दुकान बेच दो। अमित गुस्से में, विकास, तू क्यों बीच में बोलता है? तेरी कितनी सैलरी है और तेरी बीवी क्या करती है? घर में बैठी रहती है। संध्या दुखी होकर, भैया, मैं बच्चों की देखभाल करती हूं और घर का सारा काम भी मैं ही करती हूं। सुनीता ताना मारते हुए, अरे वाह, तो बाकी लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं, मैं जॉब करती हूं और घर भी संभालती हूं। बात इतनी बढ़ गई कि सभी एक साथ चिल्लाने लगे। अमित, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी बात मानी जानी चाहिए। सुमित, बड़े होने से क्या होता है, पैसा मैं ज्यादा कमाता हूं। प्रिया, हम भी कम नहीं हैं, मैं डॉक्टर हूं। सुनीता, और मैं टीचर नहीं हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं। विकास, आप सब पागल हो गए हो, मम्मी रो रही हैं और आप लड़ रहे हो। संध्या, विकास ठीक कह रहा है, यह सब गलत है। राजेश्वरी अचानक उठकर अपने कमरे में चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। अपने कमरे में राजेश्वरी फूट फूट कर रो रही थी। वे अपने पति की तस्वीर से बात कर रही थी। देखो जी, क्या हाल हो गया है। जिन बच्चों के लिए हमने सारी जिंदगी काम की, वही आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मैं क्या करूं, कैसे इन्हें समझाऊं? वे रोते रोते थक गईं। उनका सिर दर्द करने लगा। मां का दिल एक ऐसा समुद्र है जो बच्चों के आंसुओं को पीकर भी प्यासा रह जाता है। मार्च 2021 में अमित ने फैसला कर लिया। उसने अपने वकील राजेश कुमार से कहा, अमित, राजेश जी, अब और इंतजार नहीं कर सकता, आप पटिशन सूट फाइल कर दीजिए। वकील, अमित, यह फैमिली मैटर है, अदालत जाने से पहले एक बार और कोशिश कर लो। अमित, कोशिश कर करके थक गया हूं। सुमित अपनी बात पर अड़ा है और विकास इमोशनल बातें करता रहता है। जब सुमित को पता चला तो वह भी तैयार हो गया। सुमित, अजय, अमित भैया ने कोर्ट में केस डाल दिया है, अब मुझे भी अपना वकील करना पड़ेगा। अजय, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम भी अपना जवाब फाइल करेंगे। विकास सबसे ज्यादा परेशान था। उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली। विकास, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? दोस्त, विकास, तुझे भी कोर्ट में अपना स्टैंड लेना होगा, वरना तेरा नुकसान हो सकता है। विकास, लेकिन मैं अपने भाइयों के खिलाफ कोर्ट नहीं जाना चाहता। दोस्त, तेरी मर्जी, लेकिन लीगल सिस्टम में भावना काम नहीं आती। अप्रैल 2021 में राजेश्वरी के नाम भी कोर्ट से नोटिस आया।
उन्होंने कांपते हाथों से नोटिस पढ़ा। श्रीमती राजेश्वरी देवी, आपको सूचित किया जाता है कि आपके बेटे अमित कुमार द्वारा संपत्ति के बंटवारे हेतु एक मुकदमा दायर किया गया है। वे नोटिस पढ़कर बेहोश हो गईं। विकास दौड़कर आया। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? पड़ोसियों को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इनका बीपी बहुत बढ़ गया है, तनाव की वजह से यह हुआ है। मई 2021 में पहली सुनवाई थी। राजेश्वरी को भी जाना पड़ा। अदालत में मौजूद लोग अमित और उसका वकील राजेश कुमार सुमित और उसका वकील अजय शर्मा विकास, बिना वकील के राजेश्वरी जज साहब का सवाल। जज, श्रीमती राजेश्वरी देवी, इस मामले में आपकी क्या राय है? राजेश्वरी रोते हुए, साहब, मैं बस यही चाहती हूं कि मेरे बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। यह घर, यह संपत्ति, सब कुछ इन्हीं का है। जज, लेकिन आपकी यह इच्छा है कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए? राजेश्वरी, साहब, अगर इन्हीं की खुशी इसी में है तो मैं राजी हूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि वे एक दूसरे से दूर हो जाएं। अमित के वकील का बयान। महोदय, मेरे क्लाइंट श्री अमित कुमार का कहना है कि वे अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। हिंदू कानून के अनुसार यह उनका वैध हक है। सुमित के वकील का जवाब। महोदय, हमारा भी यही कहना है, हम भी बराबर का हिस्सा चाहते हैं। विकास का बयान। साहब, मैं कोई हिस्सा नहीं चाहता, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि मम्मी को परेशानी न हो। जज ने अगली तारीख 15 जून दी और कहा कि तब तक सभी अपने अपने दस्तावेज तैयार कर लें। अदालती केस की वजह से घर का माहौल बिल्कुल खराब हो गया था। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े होने लगे। अमित, इस महीने बिजली का बिल 8,000 रुपए आया है, इसे कैसे बांटेंगे? सुमित, हम तीनों बराबर दे देते हैं। विकास, मैं अकेला दे दूंगा। अमित, नहीं विकास, ये ठीक नहीं है, तेरी सैलरी कम है। प्रिया, देखिए, हमारे ऐसी ज्यादा चलते हैं क्योंकि मुझे मरीज देखने पड़ते हैं। सुनीता, तो क्या हमारे ऐसी नकली हैं? राजेश्वरी, आज मैंने सभी के लिए खीर बनाई है। प्रिया, मम्मी जी, मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकती। सुनीता, अरे तो बात कर देती, मम्मी जी ने बेकार में मेहनत की। प्रिया, क्या मतलब बेकार, बाकी लोग तो खाएंगे। अमित, ये सब छोड़ो, अब तो सब अलग अलग खाना बनाना चाहिए। राजेश्वरी दुखी होकर, अलग अलग खाना, ये कैसी बात कर रहे हो? झगड़ों का असर अब बच्चों के दिलों तक पहुंचने लगा था। अमित का 12 साल का बेटा आर्यन एक दिन मां से पूछ बैठा, मम्मी, दादी मां इतना क्यों रोती रहती हैं? पापा और चाचा जी हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटा, ये सब बड़ों की बातें हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उधर सुमित की 10 साल की बेटी सोनू हर रोज घबराई रहती थी। एक रात उसने मां से पूछा, मम्मी, हमें यहां से कब जाना है? मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। मां ने उसका सिर सहलाते हुए बस यही कहा, जल्दी ही बेटा, बस कुछ दिन की बात है। विकास का 6 साल का मासूम बेटा अंकित, जो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि दर्द सिर्फ चोट से नहीं होता, मासूमियत से पापा से पूछ बैठा, पापा, दादी मां रोज क्यों रोती हैं? क्या उन्हें चोट लगी है? विकास की आंखें भर आईं। गले से रुंधी आवाज में सिर्फ इतना बोल पाए, नहीं बेटे, दादी मां ठीक हैं। कभी सोचा है आपने, जब घर की दीवारों के बीच सिर्फ आवाजें टकराती हैं तो सबसे पहले दर्द बच्चे महसूस करते हैं। इन्हीं आवाजों और तनाव की वजह से अब राजेश्वरी देवी की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। रातों की नींद जैसे रूठ गई थी। भोजन की थाली सामने होती, लेकिन भूख कहीं खो गई थी। बार बार सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर ने उनकी दिनचर्या को जकड़ लिया था। डॉक्टर ने साफ कहा था, इन्हें मानसिक शांति चाहिए। अगर तनाव ऐसे ही चलता रहा तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन घर में शांति कहां थी? अब तो झगड़ों की चर्चा पड़ोसियों तक पहुंच चुकी थी। श्रीमती शर्मा ने एक दिन कहा, राजेश्वरी जी के बेटे तो बड़े संस्कारी लगते थे, अब देखो हर दिन कोहराम मचा है। श्री गुप्ता बोले, पैसे का चक्कर है यार, आजकल भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। और श्रीमती वर्मा ने बस एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेचारी राजेश्वरी जी, इस उम्र में उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। दूसरी सुनवाई का दिन आया। हर बेटा अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचा। अमित के वकील ने अपना पक्ष रखा।
महोदय, हमारे पास सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मौजूद हैं। मकान की रजिस्ट्री स्वर्गीय श्री राम प्रकाश जी के नाम है, दुकान भी उन्हीं के नाम दर्ज है। अब जब वो नहीं रहे तो हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक तीनों बेटों का बराबर हक बनता है। संपत्ति की कुल जानकारी कुछ यूं थी। मुख्य मकान 3 मंजिला 2000 स्क्वायर फीट, अनुमानित कीमत 2 करोड़। गुड़गांव की दुकान 500 स्क्वायर फीट, कीमत 50 लाख। बैंक की एफडी 15 लाख, गहने 5 लाख के करीब। लेकिन इन आंकड़ों से परे एक चीज थी जो हर दिन गिरवी रखी जा रही थी, मां की जिंदगी और पूरे परिवार की शांति। सुमित के वकील ने अपनी सीट से खड़े होकर विनम्र स्वर में कहा, महोदय, हमारा क्लाइंट श्री सुमित कुमार भी इस संपत्ति का बराबर का हकदार है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है और अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहा है। उसकी मेहनत और योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विकास की बारी आई तो वह कांपते स्वर में जज साहब से बोला, साहब, मैं कोई हिस्सा नहीं चाहता। मेरी बस एक ही विनती है, मेरी मां को और तकलीफ न दी जाए। उन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है और अब उन्हें ही इस लड़ाई की सजा मिल रही है। कोर्टरूम में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। जज साहब ने फाइल को बंद करते हुए चश्मा उतारा, फिर सीधे राजेश्वरी देवी की ओर देखा जो एक कोने में चुपचाप बैठी थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकावट, लेकिन दिल में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी लौ बाकी थी। आप क्या चाहती हैं माताजी? जज साहब ने नरम स्वर में पूछा। राजेश्वरी देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह धीरे से उठी, कांपती आवाज में बोली, साहब, मैं कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चे फिर से हंसे, फिर से एक साथ बैठकर खाना खाएं जैसे पहले खाते थे। ये घर, ये गहने, ये जमीन सब उन्हीं का है, लेकिन मेरी ममता की भी कोई कीमत है क्या? बस ये सब बंट जाए, लेकिन दिल मत बंटने दो साहब। पूरे कोर्टरूम में एक गहरा भावनात्मक क्षण पैदा हो गया। जज साहब भी अपनी भावनाएं नहीं छिपा पाए। कुछ पलों तक उनकी आंखें भी नम रहीं। फिर उन्होंने गंभीरता से फैसला सुनाया, इस मामले को अब अदालत की मीडिएशन प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर साथ बैठें, मां के सामने बैठें और ये सोचें कि क्या आप सच में इस रिश्ते से ऊपर कुछ साबित करना चाहते हैं। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तब तक कोशिश कीजिए कि न्याय सिर्फ कागजों में ना हो, दिलों में भी हो। जज साहब ने एक वाक्य कहा जो सबके दिल में उतर गया, अदालत कानून दे सकती है, न्याय दे सकती है, लेकिन एक मां की गोद फिर से नहीं लौटा सकती। उस दिन कोर्ट रूम से निकलते वक्त किसी की आंखें सूखी नहीं थीं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या 13 अगस्त को यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा या एक मां की ममता टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ पाएगी? क्या अमित, सुमित और विकास के बीच कभी रहा बचपन का प्यार लौट पाएगा या यह दरारें इतनी गहरी होंगी कि कभी भरी नहीं जा सकेंगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि राजेश्वरी देवी के आंसू थम जाएं और यह घर फिर से एक हो जाए तो नीचे कमेंट करें, पार्ट 2 जल्दी लाओ, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए अगला हिस्सा लाने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद और हां, कमेंट करना मत भूलिए।